डियर स्टूडेंट, वेलकम टू ऑल। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग क्लास 10th की सोशल साइंस पढ़ रहे हैं और क्लास 10th की सोशल साइंस में हम लोगों ने कल इसके पहले वाले वीडियो में कई चीज़ों के बारे में स्टडी कर ली थी। आज जो हमको पढ़ना है अंतर्राष्ट्रीय चीज़ों के बारे में हमने पढ़ लिया था। आज हमको पढ़ना है विकास के स्तर के आधार पर हमें बताना था कि कौन से हमारे संसाधन होते हैं, किसके स्तर पे, विकास के स्तर पे हमको ये बात बतानी थी। ठीक है, इसके पहले का वीडियो अगर आप नहीं देखे हैं तो इसके पहले का वीडियो आप देख लीजिए, जहाँ पे हमने आपके एक एक स्तर को अच्छी तरह से समझाने का प्रयास किया है और मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको पढ़ने के बाद किसी प्रकार की कोई तकलीफ नहीं होने वाली है। तो इसे भी आप पढ़ते रहिए। पूरा चैप्टर खत्म होने के बाद एनसीईआरटी से रिलेटेड क्वेश्चन आपके कराए जाएंगे, साथ में आपके एनसीईआरटी के जो प्रश्न दिए गए उसके आंसर, क्वेश्चन आंसर आपको भेजे जाएंगे। आप अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल के नीचे एक नंबर दिया गया है 8004109989, जिस पे आप करके हमारे टेलीग्राम ग्रुप से तथा व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं। व्हाट्सएप पे जुड़ने से आपको जो नोट्स लिखा जाएगा वो नोट्स आंसर सहित आपको पहुंचा दिया जाएगा, जो आपके लिए आसान और सुविधापूर्वक होगा। तो मैं यहाँ पे कहूँ कि आप चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए। स्टार्ट करते हैं आज का पहला सेशन, जिसका नाम है विकास के स्तर के आधार पर संभावी संसाधन। पहला संसाधन कौन होगा? संभावी संसाधन। अब संभावी संसाधन का अर्थ क्या होता है? यह वे संसाधन है जो किसी प्रदेश में विद्यमान होते हैं। संभावी का मतलब होता है संभव, जहाँ पे पाया जाना संभव होता है। आप जानते हैं हमारे भारत को अलग अलग भौगोलिक दृष्टि से बांट दिया गया। कहीं पे पठार है तो कहीं पे पहाड़ है, तो कहीं पे मैदान है, तो कहीं पे समुद्र तटीय इलाके हैं। यानी पठार, मैदान, पहाड़, नदियाँ, घाटियाँ, समुद्र, ये बहुत सारी चीज़ों से हमारे देश निर्मित होते हैं, अलग अलग देश निर्मित होते हैं। तो वहाँ पे जो चीज़ें पर्याप्त मात्रा में पाई जाती हैं, जैसे कि आपको खनिज तत्व चाहिए तो शायद मैदानी भागों में उतने ज़्यादा खनिज तत्व नहीं मिलेंगे, लेकिन आपको उसके लिए पठारी भागों या पहाड़ी भागों में जाना होगा, जहाँ आप आसानी से चूना पत्थर, कोयला इत्यादि प्राप्त कर सकते हैं। आप बात हमारी समझ पा रहे हैं? तो यहाँ पे बात यह है, यह वे संसाधन है जो किसी प्रदेश में विद्यमान होते हैं परंतु इनका उपयोग नहीं किया गया है। कह रहा विद्यमान तो है लेकिन इनका उपयोग नहीं किया गया। जैसे मैंने आपसे कहा ना कि अगर आपके घर के इर्द गिर्द पेट्रोलियम मिलता है, कोल मिलता है, या सोना मिलता है, चांदी मिलता है, प्लेटिनम मिलता है, कोई भी मिनरल्स मिलते हैं, कोई भी जैव क्या जीवाश्म ईंधन मिलता है, तो वो सारी प्रॉपर्टी गवर्नमेंट की हो जाती है। लेकिन अगर आपके घर के इर्द गिर्द कहीं पे अगर बम मिलता है या कोई विस्फोटक पदार्थ मिलता है तो वो फिर आपकी प्रॉपर्टी होगी, जिसके लिए आपको सजा दी जाएगी। तो कह रहा है कि ऐसे कोई संसाधन है जो उपयोग ही नहीं किए गए हैं। उदाहरण के तौर पे जैसे हम मान लें कि भारत के पश्चिमी भाग में, विशेषकर राजस्थान, पश्चिमी भाग में कौन है? राजस्थान है और गुजरात है। ऐसे बना हुआ है ना आपका मैप ऐसे, तो यहाँ पे खूब बड़ा सा राजस्थान है, इसके ऊपर गुजरात का हिस्सा और यहीं से आपका दक्षिणी भारत शुरू हो जाता है। तो कह रहा है कि पश्चिमी भी हिस्से में चले जाएं तो राजस्थान है, गुजरात है, में पवन और सौर ऊर्जा संसाधनों की अपार संभावना है। कह रहा है यहाँ पे पवन ऊर्जा, यहाँ पे हवाएं बहुत तेज चलती हैं, जहाँ पे राजस्थान में, तो यहाँ पे पवन ऊर्जा की संभावना बहुत तेज है। सौर ऊर्जा, चूंकि राजस्थान बलुई मिट्टी का प्रदेश है, वहाँ पे ताप ज़्यादा पड़ते हैं, तो सौर ऊर्जा का प्रदेश है परंतु इनका सही ढंग से विकास अभी तक नहीं हुआ है। 21वीं सदी चल रही है लेकिन सही ढंग से विकास नहीं हुआ है। आज भी हमारे देश में हाइड्रो एनर्जी या थर्मल पावर प्लांट की मात्रा से ही ऊर्जा का उत्पादन किया जाता है। अगर हम इसको सोलर एनर्जी से ऊर्जा प्राप्त करें तो शायद हमारे यहाँ वाटर की भी कमी ना हो। और दूसरी सबसे बड़ी चीज़ जो है, डीजल पेट्रोलियम से जो हम थर्मो से एनर्जी बनाते हैं उससे बचाव हो सकता है। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। विकसित संसाधन के बारे में बात करते हैं। विकसित संसाधन वे संसाधन जिनका सर्वेक्षण किया जा चुका है और उनके उपयोग की गुणवत्ता और मात्रा निर्धारित की जा चुकी है। कह रहा उनका जिनका सर्वेक्षण कर चुका है। जैसा आप जानते हैं एक सर्वे विभाग होता है, जो सर्वे विभाग जाकर के चीज़ों के बारे में सर्वेक्षण करता है। तो सर्वेक्षण किया जा चुका है, उनकी गुणवत्ता और मात्रा का निर्धारण भी निश्चित कर चुकी सरकार। विकसित संसाधन कहलाते हैं। संसाधनों का विकास प्रौद्योगिकी और उनकी संभाव्यता के स्तर पर निर्भर करता है। कह रहा है जो इसका विकास है, संसाधनों का विकास है, प्रौद्योगिकी, जो आपकी प्रौद्योगिकी डेवलप हो रही है उसके ऊपर ही निर्भर करती है। भंडारण की दृष्टि से अगर हम बात करें, भंडारण की दृष्टि से पर्यावरण में उपलब्ध हुए पदार्थ जो मानव की आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकते हैं। कह रहा वह पदार्थ जो सभी मानव की आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकते हैं परंतु उपयुक्त प्रौद्योगिकी के अभाव में उसकी पहुंच से बाहर है। कह रहा मानव की आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकते हैं परंतु उपयुक्त प्रौद्योगिकी के अभाव में उसकी पहुंच से बाहर। जैसे मान लिया जाए समुद्र में, बता दिया गया कि समुद्र में यहाँ पे मिनरल पाए जाते हैं।
अब वो मिनरल तब निकाले जाएंगे जब आपके पास ऐसे संसाधन होंगे जिससे आप निकाल सकते हैं। अगर आपके पास संसाधन ही नहीं तो उसे आप निकाल ही नहीं सकते। जैसे सपोज कर लीजिए कि आपके पास एक पतली सी पाइप हो और उस पाइप में आप लोहे के कुछ पार्टिकल्स डाल दीजिए, लोहे के कुछ कण डाल दीजिए, और वो पाइप इतनी पतली हो कि आपकी उंगली भी ना जा सके। अब उसमें से आपको पार्टिकल निकालने हैं। अब वो पार्टिकल निकालने के लिए आपको जब उल्टा कर रहे हैं तब भी वो पार्टिकल नहीं गिर रहे हैं, या आपको उल्टा करके निकाल सकते हैं लेकिन अब पता चला कि उसके उल्टा करने पे भी पार्टिकल कहीं फंस गई, नहीं आ रही, तब आप कैसे निकालेंगे? ऐसी समस्या आपके सामने आ गई। तो उसी प्रकार से संसाधन नहीं होने के अभाव में, संसाधन के अभाव में आप तत्वों को जान सकते हैं, तत्व यहाँ पे हैं, चीज़ें यहाँ पे हैं, लेकिन उन्हें आप आसानी से निकाल के उपयोग नहीं कर सकते हैं। ठीक है, आपके घर में राशन रखा हो, सपोज करते हैं कि आपके घर में दाल चावल आटा सब कुछ रखा है, लेकिन आपको पकाना ही नहीं आता है, तो क्या आप दाल चावल रोटी सब्जी खा सकते हैं? नहीं खा सकते, क्योंकि आपको पकाना नहीं आता। कच्ची दाल तो चबाएंगे नहीं, कच्चे चावल तो खाएंगे नहीं, तो आपको पकाना आना चाहिए। उसी प्रकार से पदार्थों का पाया जाना ये एक दूसरा मैटर है, लेकिन उसे उपयोग में लाने के लिए प्रौद्योगिकी का होना बहुत जरूरी है। अगर प्रौद्योगिकी नहीं होगी तो आप उन्हें उपयोग नहीं कर सकते हैं। बात समझ पाए? भंडारण में शामिल, उदाहरण के लिए जैसे हम बात करते हैं जल दो गैसों हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का यौगिक है। आप जानते हैं जल है जो वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का यौगिक है। फार्मूला क्या होता है? H2O। ठीक है, रसायन विज्ञान हम लोग पढ़ रहे हैं, तो रसायन विज्ञान हमने आपको ये बताया है कि फार्मूले के बारे में, तो आप वहाँ पे देख सकते हैं। और आपके साइंस और सोशल की दोनों क्लासेस चल रही हैं जो फ्री में हैं, तो आप जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपके घर में कोई क्लास 12 की बायोलॉजी पढ़ने वाला हो तो उससे बता दीजिए, क्लास 11 की भी बायोलॉजी स्टार्ट होने वाली, वो भी आराम से पढ़ सकता है। फ्री में आपके लिए चैनल पे सारी चीज़ें अवेलेबल हैं। उसके बाद आपकी सारी क्लासेस चल रही हैं, तो आप देखते रहिए, आपके लिए लाभदायक है। तो यहाँ पे हम बात कर रहे थे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ये दो ऐसे तत्व हैं जिनसे मिल करके पानी का निर्माण होता है। आप जानते हैं हाइड्रोजन एक ऐसी गैस है, हाइड्रोजन और हीलियम गैस के पाए जाने से ही लगातार उनके कन्वर्सन से ही लगातार हाइड्रोजन हीलियम में कन्वर्ट होता रहता है, जिससे सूर्य का इतना तापमान बना है। तो हाइड्रोजन गैस खुद एक प्रकार का क्या है? एनर्जी है, ऊर्जा है, और ऑक्सीजन की उपस्थिति में आग लगती है। लेकिन प्रकृति का बैलेंस देखिए कि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन जब दोनों एक साथ आते हैं तो आग बुझाने वाला पदार्थ बन जाता है, जिसका नाम क्या होता है? H2O, यानी पानी। आग कैसी भी जल रही हो, पानी डाल दें तो बुझ जाएगी, लेकिन अब बिजली की आग में पानी मत डालिएगा, वरना करंट आपको लगेगा तो आपका राम नाम सत्य भी हो सकता है। तो बात कर रहे थे उदाहरण के लिए जल दो गैसों हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का यौगिक है। ठीक है, हाइड्रोजन ऊर्जा का मुख्य स्रोत बन सकता है, परंतु इस उद्देश्य से इसका प्रयोग करने के लिए हमारे पास उन्नत तकनीकी नहीं। अब ऐसी कोई तकनीकी है, आप मन से पढ़िए, वैज्ञानिक बनिए। दुनिया में सभी लोगों की एक ही चाह है कि हमारा बच्चा इंजीनियर बने, हमारा बच्चा डॉक्टर बने, हमारा बच्चा IIM में, हमारा बच्चा IIT में हो। अच्छी बात है, जाना चाहिए, आपको करना चाहिए, लेकिन कब कोई ऐसा बच्चा नहीं पैदा हो रहा है जो हाई स्कूल इंटर कर करके मार्क जुकरबर्ग बन जाए, या ऐसा कोई बच्चा नहीं जिसने अपने टैलेंट के बल पे कुछ ऐसी चीज़ें हासिल कर ले जो एक नई हो। नहीं, यहाँ पे रटे रटाए पैटर्न चलेंगे। डॉक्टर बनेंगे, डॉक्टर बिल्डिंग बहुत अच्छा बनाता है, डॉक्टर पैसा खूब कमाता है, डॉक्टर लूटता बहुत है। हम पहले अच्छे नागरिक बन जाएं, पैसा तो हम बाद में कमाते रहेंगे। हमारी सभ्यता संस्कृति खत्म होती जा रही, पैसा कमाने के पीछे सब भागे चले जा रहे हैं। चौथा जो आपका है वो है संचित कोष के आधार पर। संचित कोष के आधार पर अगर हम बात कर लें तो यह संसाधन भंडारण का ही हिस्सा है। संसाधन जो है ये भंडारण का ही एक हिस्सा है, जिन्हें उपलब्ध तकनीकी ज्ञान की सहायता से प्रयोग में लाया जा सकता है, परंतु इनका उपयोग अभी आरंभ नहीं हुआ है। इनका उपयोग भविष्य में आवश्यकता पूर्ति के लिए किया जा सकता है। नदियों के जल को विद्युत पैदा करने में प्रयुक्त किया जा सकता है, परंतु वर्तमान समय में इनका उपयोग सीमित पैमाने पर ही हो रहा है। इस प्रकार बांधों से जल, वन आदि संचित कोष इनका उपयोग भविष्य में किया जा सकता है। ठीक है, इसके बाद आगे बढ़ जाते हैं। इसके बाद का आगे का है, एक सेकेंड आगे बढ़ेंगे तो आपका अब आ जाएगा कौन सी नई टॉपिक आपकी आ जाती है, और नई टॉपिक आपकी आती है, 1 मिनट बस धैर्य रखिएगा, संसाधनों का विकास। ठीक है, तो संसाधनों का विकास कैसे होता है इसके बारे में हम लोग एक एक करके समझने का प्रयास करेंगे। एजेंडा 21 क्या है उसको पढ़ेंगे, और उसके बाद संसाधन नियोजन क्या होता है, इन सभी चीज़ों को एक एक करके पढ़ते जाएंगे। तो आज की क्लास आपकी यहीं तक रही। कैसी लगी जरूर बताइएगा। आपको पसंद आया तो अपने दोस्तों को शेयर करिएगा। समझ में आना चाहिए। अगर आपको किसी प्रकार की तकलीफ है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, चाहे आप व्हाट्सएप पे भी फ़ोन करके या SMS करके बता सकते हैं, और आपको और कितनी कैसी क्लास चाहिए उसे भी आप बता सकते हैं। तो आपके लिए नंबर भी हैं, आप नीचे डिस्क्रिप्शन में भी नंबर है, आप
कमेंट भी कर सकते हैं, अपने दोस्तों को शेयर करिए, लाइक ज़रूर करके जाया करिएगा। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। जय हिंद।